हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी RBSC। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 बाजार दर्शन। पूर्व क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया कि किस तरह भगत जी बाजार का सही सदुपयोग करते हैं। भगत जी बाजार में चूरन बेचते हैं तो उनका एक ये उद्देश्य होता है कि मुझे डेली 6 आने का ही चूरन बेचना है। 6 आने तक का चूरन बेचने के बाद वो अपना चूरन बेचना बंद कर देते हैं। जो चूरन उनके पास अगर बचता भी था तो उसे वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते थे या उसे अगले दिन के लिए रख देते थे। 6 आने से ज़्यादा वो बाज़ार में चूरन नहीं बेच, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि बाज़ार में कितना आकर्षण है, बाज़ार में कितनी प्रतिस्पर्धा है, क्या है, इन चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं था। तो वो दूसरा, उन्हें अगर बाज़ार में एक मामूली सी वस्तु अगर जीरा खरीदना है तो वो बाज़ार में सिर्फ जीरे की दुकान पर ही जाते और जीरा लेकर आते। कहने का तात्पर्य यह है कि कहा गया है कि बाज़ार एक जादू है जो आँख की राह मनुष्य के दिल में उतर जाता है। ठीक है, बाज़ार को चुंबक के समान भी कहा गया है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरह बाजार भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार की चकाचौंध, बाजार की सजावट में इतना आकर्षण होता है कि हम ना चाहते हुए भी उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो लेखक ने बताया कि भगत जी का उदाहरण देकर लेखक पड़ोस में रहने वाले एक भगत जी का उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वे चूरन बेचते थे, 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते थे। वे नियत समय पर पेटी लेकर चूरन बेचने जाते और 6 आने कमाई होते ही बाकी चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। इस तरह भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता था। ठीक है, बाजार का जादू भगत जी जैसे व्यक्तियों पर नहीं चलता था। फिर पैसे की व्यंग शक्ति, आगे लेखक ने क्या बताया कि लेखक क्या कह रहे हैं, अब आगे से देखिए, कहीं आप भूल न कर बैठिए। लेखक कह रहा है कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक ने उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है, पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। कहने का तात्पर्य कि भगत जी जैसे व्यक्ति बाजार की सही सदुपयोग करते हैं। बाजार को सार्थकता भगत जी जैसे व्यक्ति ही पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति अनावश्यक वस्तुएं बाजार से खरीदता है, ठीक है, वो अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है, अपनी पैसे की शक्ति को दिखाता है। ठीक है, पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है, मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं रहती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ घर में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति भी कुछ चलती होगी? क्या शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो पाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती, एक कठिन व्यंग की लीक की आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि देखो, इसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। लेखक क्या कह रहे हैं कि बाजार में जाकर लोग अत्यधिक वस्तुएं खरीद कर ये दिखावा करते हैं कि मेरे अंदर ये पावर है, ये शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मैं ले सकता हूँ। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं।
मैं सोचता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए जिनके यहाँ मैंने जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। देखिए लेखक ने क्या कहा, पैसे की व्यंग शक्ति। लेखक बताता है कि पैसे की व्यंग शक्ति बड़ी दारुण होती है। अगर मैं पैदल चल रहा हूँ और पास में कोई धूल उड़ाती हुई मोटर गुजर जाए, ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझ पर व्यंग करके निकल गई कि तुमने मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म नहीं लिया। परंतु उस चूरन वाले भगत जी के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। अर्थात भगत जी जैसे व्यक्तियों को इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। ठीक है, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्द पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर, धन की ओर चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते उन्होंने जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उसकी आंखें बंद नहीं थी और न ही उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। मालूम होता था राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार के पसोपेश उन्हें नहीं था। खोए से खड़े नहीं वह रह जाते। भांति भांति से बढ़िया मोल से चौक भरा पड़ा है। उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं, जैसे उस समूचे मोल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। देखिए क्या कहा कि भगत जी जैसा व्यक्ति बाजार चौक में खड़ा है, चारों तरफ बाजार सजा हुआ है, लेकिन वो बाजार उसे बिल्कुल भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। वो उस सजे हुए बाजार को देखकर आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, और ना ही वो ये अपने अंदर कोई हीन भावना महसूस करते हैं। बीच बाजार में आने जाने वाले लोगों से राम राम श्याम करते हैं, बात करते हैं और अपनी आंखों में गर्व महसूस करते हैं। और भगत जी के सामने मोल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद है। उन्हें यह नहीं रहता कि बाजार में अन्य व्यक्ति कितना कमा रहे हैं और मैं कितना कम कमा रहा हूँ। उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसे भगत, तो हमें भी भगत जी जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ खुली आँख, तुष्ट और मग्न व चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है
तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि भगत जी बाजार जाते हैं, अगर बाजार से उन्हें एक जीरे जैसी तुच्छ वस्तु को लेना है तो वो बाजार में जीरा ही खरीदते हैं। अन्य साइड और वस्तुओं की तरफ भगत जी ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, तो बाजार को सही रूप में, बाजार की सार्थकता कौन पहुंचाते हैं? भगत जी जैसे व्यक्ति। ठीक है, चौक की चांद जीरा मिलता है, ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा, नमक। बस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरता रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहीं से सहज भाव से ले लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जीरे के अलावा अगर कुछ भी बाजार में कितना भी अच्छा है, कितना भी आकर्षक है, कितना भी सुंदर है, भगत जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। कैसा मनुष्य? जो जानता है कि वह क्या चाहता है। ठीक है, बाजार को सही सार्थकता भी वही मनुष्य ही देता है जो यह जानता है कि वो क्या चाहता है, उसे क्या करना है। ठीक है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वो अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजार रूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटे। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। देखिए, आजकल बाज़ारों में कितना कंपटीशन देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति में ये प्रतिस्पर्धा होती है कि अधिक से अधिक पैसा मैं कमा लूँ। मानो दोनों एक दूसरे को, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो भाई बंद हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हो, एक दूसरे को ठगने की घात में, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। जब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजारों का पोषण करता है तो उसका शास्त्र बना हुआ वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बताया? लेखक बताता है कि वही मनुष्य बाजार को सार्थकता देता है जो जानता है कि क्या चाहता है वो। ठीक है, जो अपनी परचेजिंग पावर के घर में रहते हैं, ठीक है, वे बाजार को व्यंग शक्ति के अर्थात विनाशक शैतानी शक्ति ही देते हैं। वे लोग बाजार रूपन अर्थात कपट बढ़ाते हैं तथा सद्भाव घटाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है और ऐसे बाजारों का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र सरासर आधा मायावी और अनीति शास्त्र है। तो देखिए बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि इसमें क्या बताया, बाजार क्या है, ठीक है,
बाजार का आकर्षण, कैसे बाजार मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेखक ने अपने दो मित्रों के माध्यम से इस बात को बताया कि कैसे कैसे व्यक्ति अपने पैसे की पावर को दिखाकर अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाता है। फिर बाजार को एक जादू के समान बताया कि बाजार एक जादू है। फिर खाली मन, बंद मन, खाली जेब, भरी जेब, ठीक है, खाली मन और खाली जेब, ठीक है, मन का भरा होना और जेब का खाली होना, मन का भरा होना और जेब का भी भरा होना, ये कई उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने हमें समझाया। दूसरा, भगत जी के उदाहरण से ये बताया कि भगत जी जैसे व्यक्ति कैसे बाजार को सार्थक बनाते हैं, ठीक है। बाजार उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, चाहे बाजार कितना भी किसी भी तरीके से सजा हुआ क्यों ना हो, लेकिन भगत जी जैसे व्यक्तियों को बाजार बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता, ठीक है। और हमें बाजार समझ आ गया बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। और अक्सर हम ये देखते हैं कि लो बाजार में कितना अधिक कंपटीशन है, कितनी अधिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन भगत जी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उन्हें 6 आने का चूरन बेचना है तो 6 आने का बिका, उसके बाद वो बंद करके अपना घर वापस लौट जाते हैं। उन्हें यह नहीं लगता कि उनके साथ वाला व्यक्ति कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूँगी। ध्यान से एक ही क्वेश्चन को सुनना, समझना। कोई डाउट हो बेटा तो अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करें, और डेली का वर्क आप डेली करें। अगर आप डेली का वर्क डेली नहीं करेंगे बेटा तो आप पर ही बर्डन आएगा, ठीक है। रिटन वर्क भी करते रहिए और लर्निंग वर्क भी, ठीक है। जो वर्क आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है उसी दिन आप उसको पढ़ लो, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लो। मैं आगे आपको कुछ बिटवीन क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी मैं बाद में कराऊंगी आपको, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।